हेलो दोस्तों, प्रतिमा जी एस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद लेकिन अब सतत करंट अफेयर्स की क्लासेस दी जाएंगी जो बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस तथा आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें करंट पूछे जाते हैं उपयोगी होगा। शुरू करते हैं। केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें केरल को 76.22% स्कोर मिला है। यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा राज्य की रेटिंग प्राप्त हुई है। यहाँ पे जैसे उद्यान हैं, वन संरक्षण है, वन जीव संरक्षण है, उसके लिए जो कार्य किया गया है उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें केरल ने बेहतर कार्य किया है और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे बहुत अच्छा का दर्जा प्राप्त हुआ है। केरल नंबर 1 पे है 76.22% पे। नंबर 2 पे कर्नाटक है 74.24%। देखिए, यहाँ पे प्रतिशत याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने दे दिया है कि आजकल आयोग अपने हिसाब से प्रश्न पूछता है, तो शायद पूछ ले, मिलाने को दे दे। फिलहाल ये प्रतिशत आने का चांस बहुत कम ही है। कर्नाटक नंबर 2 पे है जो अच्छा का दर्जा प्राप्त किया है। नंबर 3 पे पंजाब है। नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश है। और ये तीनों जो है अच्छा का दर्जा प्राप्त किए हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो बहुत अच्छा का दर्जा प्राप्त किया है। केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को शीर्ष पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जब राज्य की बात आएगी तो केरल, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये क्रमशः 4 राज्य हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी या पार्क की बात आएगी तो केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये शीर्ष पर है। ये दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। फिर मैं बता देता हूँ कि जो मैं डाटा दे रहा हूँ कि कितना किलोमीटर है, कितना परसेंटेज है, ये एक सरसरी नज़र से जानने के लिए केवल है। बाकी आवश्यकता ये है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो दक्षिणी पश्चिमी घाट में है, ये जानिए। यह पार्क 16 घास और नीलगिरी तहर का प्रमुख निवास स्थान है। देखिए, नीलगिरी तहर इस समय विलुप्तप्राय के रूप में आ गया है, तो इससे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है या एक इसका कहाँ पाया जाता है, इसका क्षेत्र किधर है, या इसमें घास पूछ सकता है कि 16 घास या नीलगिरी तहर का प्रमुख निवास स्थान कहाँ है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। इस पार्क में नील कुरिंजी फूल जो हर 12 साल में एक बार खिलता है, ये भी पाया जाता है। इसके बारे में एक बार प्रश्न आयोग ने पूछा था कि नील कुरिंजी फूल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था कि दक्षिण पश्चिम जो घाट है वहाँ पाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा पूछ ले कि किस पार्क में पाया जाता है, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब पार्क क्रमशः, जैसे आपने देखा क्रमशः 4 राज्य, ऐसे क्रमशः 3 पार्क देख लीजिए। नंबर 1 पे है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है। इसका स्कोर 92.97% है। नंबर 2 पे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में है। ये 92.9% प्राप्त किया है स्कोर। फिर मैं बताता हूँ कि स्कोर याद करना ज़रूरी नहीं है, एक बार केवल नज़र में रख लीजिए। नंबर 3 पे है मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है। एक गैलेक्सी मेढक है, एक मात्र ऐसी प्रजाति है जो केवल यहीं पाई जाती है, मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान में। तो गैलेक्सी मेढक के बारे में प्रश्न आ सकता है। तो क्रमशः 3 एराविकुलम, दाचीग्राम और मेथिकेतन, ये आप याद रखिएगा, क्रमशः 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो शीर्ष पर हैं। ये जारी कौन करता है?
तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी MEE के द्वारा उसके सहयोग से ये जारी होता है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन यानी प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन, यह संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। इसके घटक कौन कौन से हैं? इसके घटक हैं जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता, अवसंरचना और अनुकूली प्रबंधन। यानी ये प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके आधार पे ये जारी किया जाता है। अगला बिंदु है शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एशिया के आधार पर कई रिपोर्ट जारी होता है। अब जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी एक ग्रेडिंग रेटिंग जारी की जाना शुरू किया है, जो दूसरा होगा। इसके आधार पर ये देखा जाएगा कि किस राज्य की गुणवत्ता कैसी है, स्कूलों की गुणवत्ता कैसी है। तो इस पे जो रिपोर्ट, राष्ट्रीय रिपोर्ट होता है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जून 2025 को शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के लिए संयुक्त रूप से प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 जारी किया गया है। ये 2.0 इसलिए है क्योंकि ये दूसरी बार जारी हो रहा है। तो पहली बार कब जारी हुआ था? पहली बार 2017 में जारी किया गया था। यानी कि इस बार 22-23 और 23-24 का संयुक्त रूप से ये जारी किया गया है, इसीलिए PGI 2.0 जारी किया गया है। पहली बार वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था। प्रमुख संकेतक PGI 2.0 में 73 संकेतक हैं, जो 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं, जिसमें कुल स्कोर 1000 अंकों का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझिए कि इसका वर्गीकरण किया गया है तो 10 भागों में किया गया है, जिनमें टॉप 4 में यानी प्रमुख रूप से 4 में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश PGI 2.0 के शीर्ष 4 स्तरों में, जो कि स्कोर 761 से 1000 अंक में स्थान नहीं बना पाया है। यानी कि ये जो स्कोर है, स्कोरिंग किया गया है, उसमें जो टॉप 4 है यानी 761 के ऊपर कोई भी स्कोर नहीं बना पाया है। चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 719 अंक प्राप्त किया है, और यह 701 से 760 के बीच के स्कोर के साथ ग्रेड प्रचेष्टा 1 तक पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि 10 भागों में वर्गीकरण कैसे है, लेकिन अभी तक की स्थिति में आप ये जानिए कि चंडीगढ़ जो कि UT है और राज्यों के आधार पर भी दोनों में मिलाकर देखा जाएगा तब भी चंडीगढ़ है, वो भी 5वें स्थान पर अपने आप को प्राप्त किया है। पहले 4 पे तो कोई पहुंच ही नहीं पाया है। और मेघालय ने 417.9 अंक प्राप्त करके आकांक्षी 3 जो कि स्तर 10 है के स्थान को प्राप्त किया है, जो सबसे निम्न श्रेणी का दर्शाता है। यानी सबसे निम्न श्रेणी में मेघालय आया है। ग्रेडिंग आप देख लीजिए। ग्रेडिंग यानी प्रदर्शन को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। प्राप्तांक, स्कोर, सीमा और ग्रेड। देखिए यहाँ पे केवल आपको जानने के लिए मैंने बता दिया है कि स्कोर क्या क्या होगा। वैसे आप 10 ग्रेड समझिए, और यहाँ पे 4 पे नहीं प्राप्त किया तो 4 है क्या वो जान लीजिए। तो नंबर 1 पे है कि जो 91% से 100% तक स्कोर प्राप्त करे, यानी 941 से 1000 तक, तो उसे दक्ष ग्रेड प्राप्त होगा।
नंबर 2 पे 81% से 90%, यानी 881 से 940 स्कोर प्राप्त करता है तो उत्कर्ष श्रेणी में आता है। नंबर 3 पे 71% से 80%, जो कि 821 से 880 स्कोर प्राप्त होते तो अति उत्तम श्रेणी में आता। नंबर 4 पे 61% से 70% तक, जो कि 761 से 420 स्कोर प्राप्त होता तो उत्तम श्रेणी में आता। ये जो 4 हैं ऊपर के टॉप के, इसमें कोई भी राज्य अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। ये दर्शाता है कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था जो है वो कितना निम्न स्तरीय है, जो कि कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं है जिसने उत्तम श्रेणी को प्राप्त किया हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 5 पे 51% से 60% के दायरे में 701 अंक से 760 अंक में प्रचेष्टा 1 की श्रेणी में आता है। अब ये प्रचेष्टा 1 में एकमात्र राज्य यानी यूटी चंडीगढ़ आया है, जिसका स्कोर है 719, यानी इसीलिए मैंने भी बताया आपको कि ये जो है नंबर 5 पे इस श्रेणी में रखा गया है इन्हें। नंबर 6 पे है 41 से 50%, जो 641 से 700 स्कोर होगा, प्रचेष्टा 2 होगा। नंबर 7 पे प्रचेष्टा 3 है। नंबर 8 पे आकांक्षी 1, नंबर 9 पे आकांक्षी 2 और नंबर 10 पे आकांक्षी 3। तो नंबर 10 पे जो ये स्कोर आप देख रहे हैं कि 401 से 460 के बीच में मेघालय ने इसी नंबर 10 के स्तर को प्राप्त किया है। अगला बिंदु है आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 25 जून 2025 को विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान घोषित किया गया। इस वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। यह क्वांटम वैली हेल्थ केयर से लेकर के एग्रीटेक यानी कि कई क्षेत्रों में कार्य करेगी, जो कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, वहाँ पे घोषित की जाएगी। अगला बिंदु है केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट मैंने आज दिया है, इसको आप लोग देखिए और फिर फीडबैक दीजिए, जो सलाह हो वो भी दीजिए और जितना भी सुधार की संभावना है उस पर कार्य किया जाएगा। लगातार आपको करंट मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित कर दिया है। ध्यान रहे, ये तितली अभयारण्य की बात हो रही है, एक अलग राज्य में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, तो राष्ट्रीय उद्यान अलग है और ये तितली अभयारण्य के रूप में पहला होगा जो केरल में घोषित किया गया है 18 जून 2025 को। केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर अब अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में केरल में किस अभयारण्य का नाम बदल करके तितली अभयारण्य कर दिया गया है, तो अरलम तितली अभयारण्य किया गया है अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके। तो इन बारीकियों को भी ध्यान में रखिएगा। इस अभयारण्य में 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, ये प्रमुख 4 बिंदु आज मैंने दिया है। आप लोग देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।